गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का डिस्कशन कर रहा हूँ। पिछले वीडियोज में हमने रेजिस्टेंस, उनके कॉम्बिनेशंस यानी कि सीरीज और पैरेलल ये देखा था। साथ ही साथ एक दो क्वेश्चंस भी देखे थे न्यूमेरिकल्स में। हमने समझने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी संयोजन होगा और किस प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर संयोजन होगा। कैसे पहचानेंगे कि कोई रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है यानी श्रेणी संयोजन में अथवा पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर संयोजन में है। ये सारी बातें हमने डिस्कशन किया था पिछले वीडियोज में। आज हम इससे आगे देखेंगे। हमारा पहला टॉपिक है कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व। तो आपने रेजिस्टेंस के बारे में देखा था कि ये पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी वजह से विद्युत धारा के प्रवाह में परेशानी उत्पन्न होती है, बाधा आती है, उसे प्रतिरोध कह देते हैं। चालकत्व तो उसका जस्ट उल्टा होता है, यानी ये पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी वजह से किसी पदार्थ अथवा चालक में धारा का प्रवाह सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है, उसे चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस कह दिया जाता है। अर्थात जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है, उसी प्रकार यह विद्युत धारा के प्रवाह को सुगम यानी कि आसान बना देता है। यानी अर्थात चालकत्व किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वो पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह को सुगम यानी कि आसान बना देता है, चालकत्व कहलाता है। यह प्रतिरोध का उल्टा होता है और इसे कैपिटल जी से लिखा जाता है। इसका मात्रक साइमन या मोह होता है, ठीक है, मोह होता है। तो G इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/R, जहाँ पर R क्या है रेजिस्टेंस और R की वैल्यू आपको पहले से पता है, R इक्वल्स टू रो इंटू L अपान A। तो जहाँ R लिखा है उसी जगह हम क्या लिख देंगे, रो इंटू L अपान A। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा G इक्वल्स टू 1/रो इंटू A/L। तो ये आ जाएगा हमारा चालकत्व यानी कंडक्टेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, उसी के आगे देखेंगे। तो G इक्वल्स टू 1/रो को हमने कन्वर्ट कर दिया है सिग्मा में, 1/रो को क्या कह दिया सिग्मा। तो हमारा जो चालकत्व यानी कंडक्टेंस का फार्मूला आया वो आ गया G इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A/L, जहाँ पर A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, अर्थात चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और स्मॉल l इक्वल्स टू है लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी चालक की लंबाई। 1/रो इक्वल्स टू जो हमने सिग्मा लिखा था, तो सिग्मा एक स्थिरांक है यानी कि कांस्टेंट, जो पदार्थ की विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो समझ में आया होगा जो सिग्मा अर्थात 1/रो है, ये क्या है पदार्थ की विशिष्ट चालकता। आप अच्छे से जानते हैं कि रो क्या है पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टिविटी। तो यहीं से अगर हम आपसे पूछें कि जो किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या होगी, तो आप बता सकते हैं किसी चालक की विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। ठीक है, इसी बात को इंग्लिश में भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। देख लेते हैं कि कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इन्हांसेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय G। बाकी सारी बातें सेम हैं, आप आसानी से इसे देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पदार्थ का
प्रतिरोध ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का ताप गुणांक। ठीक है, अब ये प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? एक ऐसा फैक्टर जो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में संबंध स्थापित कर देता है। ठीक है, उसे कह देते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। किसी रेजिस्टेंस का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला तो है पदार्थ के प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस है या जो सब्सटेंस है उसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? प्रतिरोध ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरा, पदार्थ के ताप क्रम में परिवर्तन के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति तथा भौतिक गुणों पर निर्भर करता है, यानी नेचर एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ सब्सटेंस। अब मान लेते हैं किसी पदार्थ का प्रतिरोध कैपिटल T डिग्री सेंटीग्रेड पर कैपिटल R है तथा T प्लस डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह R प्लस डेल्टा R ओम हो जाता है। अतः प्रतिरोध में परिवर्तन क्या आ जाएगा? तो प्रतिरोध में परिवर्तन बराबर अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो प्रतिरोधांतर आया अर्थात डिफरेंस इन रेजिस्टेंस वो आ गया डेल्टा आर, और डेल्टा आर बराबर क्या आ गया? तापक्रम में परिवर्तन हमने देखा। ठीक है, तो दोनों हमने समीकरण 1 और 2 से देखा तो क्या मिला? डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू डेल्टा टी। और जब जानते हैं आप प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह दिया जाता है। और यहाँ हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसे हमने कहा है अल्फ़ा नॉट। यही अल्फ़ा नॉट रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ताप गुणांक। अब है प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक यानी यूनिट क्या होगी इसकी, ये जानना जरूरी है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक, तो जो हमारे पास फार्मूला है प्रतिरोध ताप गुणांक का, अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा आर का यूनिट क्या होता है? ओम, आप अच्छे से जानते हैं। अपॉन डेल्टा, अब नीचे है आर, तो ये भी प्रतिरोध ही है तो इसका भी क्या हो जाएगा? ओम। और इंटू के लिए डॉट लगा देते हैं। और डेल्टा टी क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो ओम से ओम कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि यूनिट क्या हो जाएगा? अल्फ़ा नॉट का यानी प्रतिरोध ताप गुणांक का। ठीक है, एक बात और, इस 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड को पर डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड भी कह दिया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि प्रतिरोध ताप गुणांक की यूनिट बताइए तो या तो आप कहेंगे 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड या सिंपली कह देंगे प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही सारी बातें इसमें लिखा है जो भी हमने आपको बताया, अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। इसके बारे में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही फिजिक्स में देख लिया होगा। ये संधारित्र होता क्या है? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होने वाला बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है एक डिवाइस है जो कि आवेश संग्रहण का काम करता है। किसका काम करता है? आवेश यानी चार्ज कलेक्शन का। ये अपने अंदर चार्ज को कलेक्ट कर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे रिलीज भी कर देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपयोग में आने वाला एक बहुत ही कॉमन सा ये इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, जो कि अपने ऊपर आवेश यानी चार्ज को कलेक्ट करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे छोड़ भी देता है। ये 2 प्लेट्स के बने होते हैं, मेटल की 2 प्लेट्स होती हैं
और इनमें म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से अपोजिट पोलरिटी के चार्ज आ जाते हैं, जिसकी वजह से चार्ज का कलेक्शन हो जाता है। इसी को हम कैपेसिटर कह देते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में है क्या। तो दो चालकों के मध्य, अब दो चालक यानी दो कंडक्टर, पर जो दो कंडक्टर होते हैं ये प्लेटफॉर्म में होते हैं, प्लेट के रूप में, ठीक है। तो दो चालकों के मध्य स्थापित परावैद्युत माध्यम, आप जानते हैं अगर कोई दो कंडक्टर आमने सामने बिना किसी मीडियम के रख दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसीलिए उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर रख दिया जाता है, ठीक है, जो विद्युत की मात्रा यानी आवेश को विद्युत विभव के गुणक में संचय करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे रिलीज कर देता है, संधारित्र कहलाता है। तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, जब कभी दो चालकों के बीच, दो चालकों का ऐसा संयोजन, इस प्रकार कह दो, दो चालकों का ऐसा संयोजन जब उनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो उनके द्वारा विद्युत की मात्रा यानी आवेश को विद्युत विभव के गुणक में, अर्थात जैसे जैसे विद्युत विभव बढ़ाते जाते हैं आवेश की मात्रा भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो विद्युत विभव के गुणक के रूप में संचित कर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर उस आवेश को रिलीज भी कर देता है, मुक्त कर देता है। इस संयोजन को या इस समायोजन को संधारित्र यानी कि कैपेसिटर कह दिया जाता है, ठीक है। अब जितने आर्टिफिशियल कंडक्टर होते हैं ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं, यानी कम स्थान में अधिक मात्रा में चार्ज को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। और ये आकृति, धारिता या क्षमता, परावैद्युत माध्यम आदि के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। कोई पूछे कैपेसिटर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे किसके आधार पर, तो हम इनके शेप के आधार पर इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। धारिता यानी कैपेसिटी के आधार पर, क्षमता यानी जो इनकी इफिशियंसी है, और परावैद्युत माध्यम आदि के आधार पर इनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे है हमारे पास संधारित्रों का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ जरा ध्यान से देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो कंडक्टर हैं जो प्लेट के रूप में हैं और इनके मध्य में हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया है कुछ, ठीक है, और इनको हमने एक बैटरी सिस्टम से जोड़ रखा है जिसका पोटेंशियल V है। तो इस V पोटेंशियल के अवेज में इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो Q आ जाएगा। पर चूंकि ये दो कंडक्टर प्लेट से आमने सामने हैं तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से अपोजिट पोलरिटी के चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। अब बैटरी का जो प्लस सिरा होगा उसके साथ में जो प्लेट जुड़ी होगी कंडक्टर के उधर प्लस Q चार्ज आ जाएगा, और जो माइनस वाला सिरा है वहाँ माइनस Q चार्ज आ जाएगा। और ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं और इन्हें आवश्यकता पड़ने पर पुनः रिलीज किया जा सकता है, जिसे डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है कैपेसिटर्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो कैपेसिटर्स का उपयोग आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट संचालित मोटरों में इनका उपयोग होता है, ठीक है, जैसे सीलिंग फैन, टेबल फैन इत्यादि में भी, ठीक है। इसके अलावा फ्रिज इसमें यहाँ भी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर का उपयोग किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में भी किया जाता है, ठीक है। तीसरा है जो प्रत्यावर्ती धारा सर्किट्स हैं इनको बैलेंस करने के लिए भी कंडक्टर्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है जो रेडियो रिसीवर होते हैं, इन रेडियो रिसीवर्स में स्टेशनों को ट्यूनिंग करने के लिए अर्थात मैच करने के लिए भी कैपेसिटर्स का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा बेसिक उपयोग है तो अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा संचालित मोटरों जैसे कि फैंस हो गए, सीलिंग फैंस, टेबल फैंस, फ्रिज एट्सेट्रा में भी कैपेसिटर्स का उपयोग करते हैं। दूसरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स जो होते हैं इनको स्टार्ट करने में इनका उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रत्यावर्ती धारा सर्किट्स को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट है जो रेडियो स्टेशंस होते हैं उनमें स्टेशनों को ट्यूनिंग करने अर्थात मिलाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य उपयोग हैं जहां हम इनका उपयोग करते हैं,
एक दो और देख लेते हैं, जैसे कि ऑन ऑफ स्विचेज के ऑपरेशंस में भी इसका उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोल इंजनों के डिस्ट्रीब्यूटर में भी जो स्पार्किंग को रोकने के लिए काम आता है, वहाँ करते हैं। कहाँ पर? पेट्रोल इंजन के डिस्ट्रीब्यूटर में। पेट्रोल इंजन का डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? तो अब चूँकि पेट्रोल इंजन में कई सारे सिलेंडर्स भी लगे हो सकते हैं, जिसे मल्टी सिलेंडर इंजन कहते हैं। इसमें अलग अलग सिलेंडर्स में अलग अलग के द्वारा हम पेट्रोल भेजते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। तो उन सभी में भी स्पार्किंग को रोकने के लिए हम कैपेसिटर्स का उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परीक्षण यंत्रों, यानी जो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनमें ऊर्जा संग्रह या विद्युत आवेश के संग्रह को करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट उपयोग थे हमारे कैपेसिटर्स के। पर जो मेजर इम्पोर्टेंट हैं वो आपने देखा होगा, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी ऑपरेटेड मशीन्स, जैसे कि फ्रिज हो गए, टीवी हो गए, फ़ैन हो गए। इसके अलावा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स हो गए। इसके द्वारा जो ब्रिजेज होते हैं, एसी सर्किट ब्रिज, उनको बैलेंस करने के लिए, रेडियो स्टेशनों में रेडियो स्टेशन की ट्यूनिंग के लिए। तो यहाँ कई सारे जगहों पर हम कैपेसिटर्स का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास संधारित्र की वैद्युत धारिता, या सिंपली इसे धारिता भी कह देते हैं, यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस अथवा कैपेसिटेंस दोनों ही एक ही हैं। तो कहा गया संधारित्र की वैद्युत धारिता, यानी कि किसी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो ये क्या है, ये देख लेते हैं। तो ये किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी को दिखाता है कि वो कितनी मात्रा में आवेश को संग्रहित कर लेता है, यानी स्टोर कर सकता है। इसी को कह देते हैं कैपेसिटेंस। तो संधारित्र द्वारा विद्युत आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है, उसी को कह दिया जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसे प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल सी का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैपिटल सी से व्यक्त किया जाता है। इसकी यूनिट फैरेड होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? फैरेड होती है, क्योंकि इस टर्म को वैज्ञानिक फैराडे ने ही इस्तेमाल किया था। ठीक है, वैज्ञानिक फैराडे के नाम से ये संबंधित है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका प्रयोग भी उन्होंने ही किया था। अब मान लेते हैं कोई संधारित्र है हमारे पास, जिसके आर पार वोल्टेज, किसी संधारित्र के आर पार वोल्टेज मतलब उसके अक्रॉस, यानी उसके दोनों तरफ दो पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज है उसकी बात कर रहे हैं, वो B है और आवेश Q है। तो संधारित्र की प्रकृति के अनुसार संधारित्र पर वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो जाएगा? तो कहते हैं अगर कोई संधारित्र है हमारा और उसके टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल B है, तो उस पर जो चार्ज होगा वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, यानी Q प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। आप जानते हो जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर हमने उस कांस्टेंट को C से रिप्रेजेंट किया है, और यही C किसी संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस कही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q इक्वल्स टू CB। ठीक, Q इक्वल्स टू CB या फिर C इक्वल्स टू Q अपॉन B। तो अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल दिया हो, उस पर चार्ज कितना है ये दिया हो, तो हम चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड करके कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब जो समीकरण यहाँ एक लिखा है, ये किसी संधारित्र की धारिता को व्यक्त करता है, जहाँ C बराबर संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस है किसी कैपेसिटर की, Q बराबर संधारित्र पर आवेश यानी चार्ज ऑन कैपेसिटर है, और V इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा
किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी संधारित्र की धारिता या संधारित्र की वैद्युत धारिता, कुछ भी कहा जाए कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट, इसकी यूनिट की बात करें अगर हम कि यूनिट क्या होगा इसका, तो हमने कहा था किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की यूनिट फैरड होती है। अब ये फैरड क्या है, तो धारिता तो हमने निकाल लिया था C = Q/B। अब की यूनिट हम जानते हैं होती है कूलाम, ठीक है, जिसे C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कूलाम को हमने यहाँ Q कह दिया और Q है ही है, इसे एक सेकंड C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आवेश का यूनिट होता है कूलाम जिसे C कहा, और पोटेंशियल V का होता है वोल्ट जिसे V कह देते हैं। तो कूलाम अपॉन वोल्ट क्या जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम और पोटेंशियल का मात्रक वोल्ट, कूलाम अपॉन वोल्ट, और इसी को क्या कह देते हैं, फैरड। क्या कह दिया जाता है, फैरड। यानी एक फैरड बराबर हो जाएगा, एक फैरड बराबर एक कूलाम अपॉन एक वोल्ट, ठीक है। धारिता का मात्रक कूलाम पर वोल्ट है जिसे फैरड कहा जाता है। बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब समीकरण 1 में यदि V = 1 कर दिया जाए, ठीक है, यानी जो पोटेंशियल है उसको हम क्या कह दें कि ये एक है, एक यूनिट का विभव है, तो जो हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा C = क्या आ जाएगा, Q, ठीक है। और इससे क्या समझ में आया कि किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र के आर पार इकाई विभवांतर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक विद्युत आवेश की मात्रा ही क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। यानी अगर कोई कैपेसिटर है तो उसके आर पार 1 वोल्ट की विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है उसी को क्या कह देते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है। बात समझ में आई हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास C = Q/B में यदि Q भी 1 हो जाए, B भी 1 हो जाए तो C की वैल्यू आ जाएगा 1 फैरड। अर्थात किसी संधारित्र के आर पार, ठीक है, यदि 1 वोल्ट पोटेंशियल जनरेट करने के लिए 1 कूलाम चार्ज की आवश्यकता पड़े तो उसकी धारिता क्या होगी, 1 फैरड होगी। उसकी धारिता क्या होगी, 1 फैरड होगी। यानी किसी संधारित्र को, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं किसी संधारित्र को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके आर पार 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो उसकी धारिता 1 फैरड कही जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। कैसे पता चला, एक बार फिर से देख लीजिए। हमारे पास था C = Q/V। हमने कहा था Q = 1 कर दें, B = 1 कर दें तो 1/1 आ जाएगा, दैट इज C। यानी कि किसी संधारित्र पर अगर 1 कूलाम का आवेश दिया जाए और इसके द्वारा उस कैपेसिटर के दोनों तरफ जो बिंदु हैं उसके बीच में 1 विभवांतर का पोटेंशियल जनरेट हो जाए तो उस संधारित्र की धारिता क्या कही जाएगी, 1 फैरड कही जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास संधारित्र की धारिता की निर्भरता यानी डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। अर्थात अगर कोई कैपेसिटर है तो उसकी धारिता किन किन बातों पर निर्भर करेगी ये जानना जरूरी है, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। संधारित्र की धारिता की निर्भरता, फिर से सुन लो। अगर कोई संधारित्र है हमारे पास तो उसकी धारिता जो C है, कैपेसिटेंस C, वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी ये हमें जानना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी संधारित्र की धारिता उस संधारित्र की जो प्लेट्स हैं उसकी एरिया के समानुपाती होता है, ठीक। मान लीजिए ये हमारा संधारित्र है, एक सेकेंड रुकिए ज़रा। यहाँ हमारा एक संधारित्र है
जो दो प्लेटों से बना है, और अगर इन प्लेटों की एरिया, इन दोनों प्लेटों की एरिया कैपिटल ए है, तो इसकी जो संधारित्र होती है, संधारित्र की धारिता यानी सी, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी ए के। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि किसी संधारित्र की धारिता उस संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास इनके प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है, मान लिया कि स्मॉल डी है, तो इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी संधारित्र की धारिता उस संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी C प्रोपोर्शनल टू 1/D, इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो दो बात हो गई, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती और प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। तीसरा है, अब जानते हैं आप कि जो हम संधारित्र बनाते हैं तो प्लेटों के बीच में कोई पदार्थ भर देते हैं। कैसा? इंसुलेटर पदार्थ। ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा हमारा संधारित्र, इसके बीच में हम इंसुलेटर पदार्थ भर देते हैं। तो जो कैपेसिटेंस होती है संधारित्र की, वो इस पदार्थ की जो परावैद्युतांक है इसके समानुपाती होती है। माना वो एप्सिलॉन ए है, तो आ जाएगा C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन ए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बातों पर भी किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। वो नेक्स्ट बात है निकटतम अन्य आवेशित वस्तु पर। जैसे कि ये हमारा अगर, एक सेकेंड, कैपेसिटर है और इसके क्रॉस हमारी कोई आवेशित वस्तु रखी है जिस पर कोई आवेश है, तो जो हमारा कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। कहा नहीं जा सकता, ये उस पदार्थ पर डिपेंड करेगा, चार्ज की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा और चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लेकिन परिवर्तित ज़रूर हो जाएगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई कैपेसिटर है, उसके आसपास कोई आवेशित वस्तु रखी है, यानी चार्ज मटेरियल रखा है, तो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, किसी संधारित्र के आसपास अगर कोई आवेशित वस्तु रखी जाती है तो संधारित्र की धारिता परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट बात है हमारे प्लेटों के चारों ओर के मीडियम पर भी डिपेंड करती है कैपेसिटेंस C। किस प्रकार से? यानी संधारित्र को जिस मीडियम में रखते हैं, अर्थात इसके चारों तरफ जो मीडियम होता है उसके अनुसार भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो दो बातें ध्यान रखने वाली बात थी, अगर संधारित्र यानी कैपेसिटर के आसपास कोई आवेशित मटेरियल है तो भी संधारित्र की धारिता परिवर्तित हो जाएगी, और संधारित्र के चारों ओर जो मटेरियल जो उसे घेरे हुए हैं उसके कारण भी इसकी धारिता परिवर्तित होगी। ठीक है, अब यदि इन सारे बातों को एक साथ हम मैच करें और देखें तो हमने क्या देखा कि यदि किसी संधारित्र के प्लेटों की एरिया कैपिटल A हो, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो, उनके बीच भरे गए पदार्थ का परावैद्युतांक एप्सिलॉन A हो, तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A इंटू A/D, जहाँ एप्सिलॉन A होगा प्लेटों के बीच के पदार्थ का परावैद्युतांक, A होगा प्लेटों की एरिया और D होगा प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अगली टॉपिक जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल, अर्थात किसी पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब परावैद्युत स्थिरांक या रिलेटिव परमिटिविटी, अर्थात आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक की बात कर रहे हैं, रिलेटिव की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसे हम एप्सिलॉन R से लिखेंगे। परावैद्युतांक को एप्सिलॉन से लिखते थे, पर यहाँ बात हम कर रहे हैं रिलेटिव की, तो इसे किससे लिखेंगे? एप्सिलॉन R से। ये रहा रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, या आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसे किसे लिखेंगे? एप्सिलॉन R से। डिफाइन कैसे करेंगे? तो किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R बराबर हो जाएगी संधारित्र की माध्यम के साथ विद्युतशीलता अपान
संधारित्र की वायु के साथ धारिता, ठीक है। किसी संधारित्र की माध्यम के साथ धारिता अपान संधारित्र की वायु के साथ धारिता, इसका जो अनुपात होगा वो होगा आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। यानी किसी माध्यम का परावैद्युतांक या परावैद्युत स्थिरांक, जिसे कि आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, संधारित्र की उस परावैद्युत माध्यम के साथ धारिता जिसे Cm से व्यक्त किया तथा वायु माध्यम के साथ धारिता के अनुपात के बराबर होता है। यानी एप्सिलॉन r अर्थात आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर Cm, यानी संधारित्र की परावैद्युत माध्यम के साथ धारिता अपान Ca संधारित्र की एयर के साथ धारिता, इन दोनों के अनुपात को क्या कह देते हैं? एप्सिलॉन r इक्वल्स टू Cm अपान Ca, दैट इज एप्सिलॉन r, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही यदि हम संधारित्र की धारिता परावैद्युत माध्यम के साथ ज्ञात करना चाहें तो निकाल सकते हैं। Cm क्या है? संधारित्र की परावैद्युत माध्यम के साथ धारिता, और Ca क्या है? परावैद्युत की एयर के साथ धारिता। तो संधारित्र की परावैद्युत माध्यम के साथ धारिता अगर निकालनी हो तो हमारे पास आ जाएगा Cm इक्वल्स टू एप्सिलॉन r इंटू Ca, अर्थात संधारित्र की परावैद्युत माध्यम के साथ धारिता बराबर हो जाएगी आपेक्षिक धारिता इंटू संधारित्र की वायु के साथ धारिता, ठीक है। यानी Cm इक्वल्स टू एप्सिलॉन r इंटू Ca, ये बात हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अगली टॉपिक, वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई जो हमने कहा उपयुक्त परिभाषा के अनुसार। एप्सिलॉन r इक्वल्स टू एप्सिलॉन r इक्वल्स टू Cm अपॉन Ca बराबर संधारित्र की माध्यम के साथ धारिता, माध्यम कौन सा? वही परावैद्युत पदार्थ, अपान संधारित्र की वायु के साथ धारिता यानी Ca, और ये बराबर हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ से आ जाएगा Cm यानी संधारित्र की माध्यम के साथ धारिता बराबर Cm इक्वल्स टू एप्सिलॉन r इंटू Ca। अब नेक्स्ट है हमारे पास अगली टॉपिक, संधारित्र में संचित विभव ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो ये देख लेते हैं। तो किसी भी संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा या जो विभव ऊर्जा होती है वो होता है औसत वोल्टता गुणे कुल आवेश, ठीक है। किसी संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा या विभव ऊर्जा बराबर होती है संधारित्र में औसत वोल्टता इंटू कुल आवेश। अब मान लिया कोई हमारे पास संधारित्र है, ठीक है, कोई संधारित्र है जिस पर अभी वोल्टेज बिल्कुल जीरो है, ठीक है, कोई वोल्टेज नहीं है, लेकिन यदि उस संधारित्र पर प्लस क्यू आवेश दे दें तो उसका विभव जीरो से बढ़कर कैपिटल B हो जाता है। तो समीकरण 1 में अगर इस वैल्यू को रखा जाए तो विभव ऊर्जा क्या आ जाएगी? विभव ऊर्जा बराबर औसत वोल्टता। तो प्रारंभिक वोल्टता क्या थी? जीरो, अर्थात आवेश यानी चार्ज प्लस क्यू देने से पहले वोल्टता क्या कहा? जीरो, और प्लस क्यू आवेश देने के बाद वोल्टता क्या हो जाएगा? प्लस V, ठीक है, क्योंकि यही कहा गया ना, माना किसी संधारित्र को प्लस क्यू आवेश देने पर उसका विभव शून्य से कैपिटल B हो जाता है। अर्थात जब हमने आवेश नहीं दिया था, चार्ज नहीं दिया था, तो विभव शून्य था, और जब हमने आवेश यानी चार्ज Q दे दिया तो विभव कैपिटल B हो गया। तो अब इस बात को समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 क्या कहता है? किसी संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा या विभव ऊर्जा बराबर औसत वोल्टता। तो औसत वोल्टता क्या हो जाएगी? 0 + V/2 इंटू कुल आवेश। कुल आवेश कितना दिया? Q। तो हमारे पास जो विभव ऊर्जा होगी वो हो जाएगा विभव ऊर्जा बराबर Q इंटू V/2, ठीक है। अगर आवेश दिया है और वोल्टेज दिया है तो संधारित्र में विभव ऊर्जा यहाँ से निकाल लेंगे।
आगे और बता दें, यानी अगर किसी संधारित्र पर कितना आवेश दिया गया है और उसकी वजह से कितना वोल्टेज जनरेट हो गया है, तो यहाँ से निकाल लेंगे विभव ऊर्जा। दूसरा, संधारित्र की धारिता दे दी गई हो और वोल्टेज दिया हो, तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CB। ठीक है, तो अगर C दिया है तो Q को कन्वर्ट कर लेंगे CB में, तो Q बराबर CB इंटू एक भी पहले से है तो हो जाएगा CB स्क्वायर। या फिर अगर संधारित्र पर आवेश दिया गया और उसकी धारिता दी गई है, वोल्टेज नहीं दिया गया है, तो भी हम आसानी से क्रिएट कर लेंगे, वोल्टेज को यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे, वोल्टेज भी बराबर क्या आ जाएगा Q/C। तो हमें जो फार्मूला आपने प्राप्त होगा वो होगा विभव ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू Q²/C। तो हमारे पास ये 3 फार्मूले हैं किसी संधारित्र की पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। पहला है, अगर संधारित्र पर आवेश यानी चार्ज Q और उसका पोटेंशियल भी दिया हो तो विभव ऊर्जा बराबर हो जाएगी QB/2। दूसरा, अगर कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया हो तो Q को हम चेंज कर लेंगे CB में, तो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/CB²। और तीसरा, अगर हमें आवेश और कैपेसिटेंस दिया हो तो वोल्टेज को कन्वर्ट कर लेंगे आवेश और पोटेंशियल कैपेसिटेंस के टर्म में, और फार्मूला आ जाएगा Q²/C/2 या 1/2 इंटू Q²/C, या सीधा कह दें Q²/2C। तो यहाँ से हम किसी संधारित्र में पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये ज़रा देख लेते हैं क्या कहा गया है। इसे आप लोग वीडियो देखने के बाद खुद से भी प्रैक्टिस करना और किताब से 1-2 सवाल और देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, एक सेकेंड, एक 3 माइक्रोफैरड संधारित्र को हमने 10,000 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया है। ठीक है, तो पहला, जूल तथा वाट आवर्स इकाइयों में संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस सवाल को ज्ञात करने के लिए हम चाहें तो 3 स्टेप्स फार्मूला लगा सकते हैं हमेशा। 3 स्टेप फार्मूला क्या है हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया है, तो एक 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र है। इसे सॉल्व करने के लिए, इसमें तो खैर हमने इसे शॉर्ट में कर दिया, आगे हमने सब में 3 स्टेप प्रोसेस अप्लाई किया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया गया है यानी गिवन डेटा, तो हमें 2 बात बताई गई है, एक तो संधारित्र जिसकी धारिता 3 माइक्रोफैरड है, दूसरा इस पर आवेश यानी वोल्टेज कितना है V = तो है 10,000 वोल्टेज। दूसरा स्टेप आएगा ज्ञात करना है यानी टू फाइंड आउट, तो क्या प्राप्त करना है, स्थितिज ऊर्जा यानी विभव ऊर्जा का मान 2 यूनिट्स में, एक तो है जूल में और दूसरा है वाट आवर्स में। ठीक है, और तीसरा स्टेप होगा हमारा सोल्यूशन का, तो इसमें हमने डायरेक्ट सोल्यूशन लिखा है, जो देखते हैं ज़रा। तो हम जानते हैं संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी = क्या जाएगी, यहाँ दिया क्या क्या है, कैपेसिटेंस दिया है संधारित्र की, ठीक है, बताया गया 3 माइक्रोफैरड, और पोटेंशियल दिया है V, तो C और B दिया है, तो हम फार्मूला लगा लेंगे U = ½ CB²। C की वैल्यू दिया गया है 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो हमें अगर जूल में लिखना है तो माइक्रोफैरड के लिए पहले इसे फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे। याद रखना, जहाँ कभी किसी यूनिट के साथ आपको माइक्रो दिखे तो उसमें आप 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उस यूनिट में आ जाएगी जिसमें है। जैसे लिखा है माइक्रोफैरड, तो अगर इसमें 3 × 10⁻⁶ कर दोगे तो अभी फैरड में आ जाएगी। ठीक है, लिखा हो माइक्रोवोल्ट, तो उसमें आप 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो तो वोल्ट में आ जाएगी। लिखा हो माइक्रो लीटर, तो आप क्या करें, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो तो वो लीटर में आ जाएगा। यानी जो भी यूनिट है उसके साथ अगर माइक्रो शब्द लिखा है तो उस यूनिट में लाने के लिए उसे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 × 3 × 10⁻⁶ × 10,000 जो दिया हुआ है, तो ये बराबर आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 1.5 × 10⁻² जूल। ठीक है, अब इसे बदलना है वाट आवर्स यूनिट में, तो आपको बता दें ये
विद्युत का मात्रक होता है 1 जूल में कितने वाट आवर होते हैं, तो कहते हैं 3600 वाट आवर होते हैं। 1 यूनिट में कितने वाट आवर, 3600 वाट आवर। तो हम अगर इस जूल को 3600 से डिवाइड कर दें तो जूल हमारा किस में बदल जाएगा, वाट आवर में, क्योंकि 1 सेकेंड हमें पता है 1 जूल बराबर 3600 वाट आवर। ठीक, जूल की यूनिट को अगर वाट आवर में बदलना है तो इसे 3600 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आज हमने क्या देखा, कैपेसिटेंस देखा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखा, इसके अलावा रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट देखा। नेक्स्ट हमने कैपेसिटर देखा, कैपेसिटर के एप्लीकेशंस देखे, उपयोग कहाँ कहाँ करना है। इसकी हमने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेक की और किन किन फैक्टर्स पर ये निर्भर करता है ये हमने देखा। इसके अलावा किसी संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हमने देखा है। हमारा जो नेक्स्ट होगा वीडियो, उसमें हम कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि कैपेसिटर्स को कैसे कंबाइंड करते हैं। खैर ये बात हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम अभी यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, आज का कार्य यहीं तक। लेकिन उससे पहले आपके लिए ज़रूरी सूचना, आप लोग अगर अपना अटेंडेंस नहीं मार्क करोगे तो फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अटेंडेंस मार्क करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के आपको अपना नाम, रोल नंबर और सेमेस्टर लिखना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो की PDF इस वीडियो के जब चैनल में जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर जाने पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार से आप सबसे पहले वीडियो को देखिए, फिर PDF के द्वारा नोट्स बनाइए, उसके बाद दोबारा वीडियो देखोगे तो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पर अटेंडेंस लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बहुत ज़रूरी काम है, वरना आपको प्रॉब्लम आ जाएगी फिर, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं अटेंडेंस आप कैसे मार्क करेंगे। मान लीजिए किसी का नाम है सुमित, तो वह ऐसे लिखेगा, सबसे पहले नाम सुमित स्लैश, मान लो उसका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है 10005, ऐसे लिख देगा, नाम सुमित स्लैश यूनिवर्सिटी रोल नंबर स्लैश सेमेस्टर। आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं तो लिख देंगे ऐसे सेकंड सेम, ब्रैकेट में MERAC, ठीक। इस प्रकार से आपको अटेंडेंस देना है। इसके अलावा कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इंडिविजुअली अटेंडेंस दिया है, ये ठीक प्रोसेस नहीं है। आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही अटेंडेंस आपको देनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। थैंक यू।